हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। तो साथियों, लेकर आ गए हम लोग उत्तराखंड जीएस की सीरीज़, जो कि काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है यूके ट्रिपल एस सी की जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है, जैसा कि पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है जस्ट, ठीक है। और इसके बाद जो स्नातक स्तरीय परीक्षा में वीडियो, वीपीडीओ और पटवारी लेखपाल, ठीक है, और लेखाकार की परीक्षा है। उसके बाद यूकेपीएससी के जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं, और चाहे अपर मेंस को लेकर चलें यूकेपीएससी, या फिर यूकेपीएससी लोअर मेंस की परीक्षा में काफ़ी जो उत्तराखंड जीएस है उसका काफ़ी अच्छा खासा रोल देखने को आपको मिलेगा। और मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे अपर पीसीएस के लिए बोलें या फिर लोअर पीसीएस के लिए बोलें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे को, और नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पहली सीरीज है उत्तराखंड जीएस को लेकर, तो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास को जानेंगे, देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये सिंगल लाइनर फॉर्म में हम लोग इसको देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इसको देखने में भी काफ़ी सरल भाषा है, इसकी जो भाषा है काफ़ी इजी है, और समझाने में भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है कंटेंट। तो देखिए, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, ठीक है, यानी कि प्राचीन इतिहास तो हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटौच, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, के पी नौटियाल आदि को जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो ये अपने आप में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, तो उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि भाई उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय निम्न में से कौन कौन इसमें सम्मिलित हैं और कौन कौन शामिल नहीं हैं। तो इस प्रकार से यशवंत कटौच, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल और के पी नौटियाल आदि को जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लोग हैं। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण। आप देखिए, जो कुछ जो पुरातत्व में मिले हैं, पुरातत्व जो मतलब कि खोजकर्ता एक हिसाब से अगर हम देखें, तो उत्तराखंड से जो प्राप्त जो प्रस्तर उपकरण मिले हैं, इसमें स्कैपल्ड्स, छेनी, कनी आदि को इतिहासकारों ने फ्लेक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए, जो फ्लेक वर्ग है ये काफ़ी नया पॉइंट आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अब जो पैटर्न है आयोग का, चाहे यूके ट्रिपल एस सी का आप लोग पैटर्न देखें या फिर यूकेपीएससी का पैटर्न देखें, तो काफ़ी चीज़ों को डीप में वो आपको डीप में दे रहा है क्वेश्चन को, और स्टेटमेंट वाइज आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न वो इंक्लूड जरूर आपको देखने को मिलेगी कि भाई निम्न में से प्रस्तर उपकरण जो है इतिहासकारों ने इसको किस वर्ग के अंतर्गत रखा है, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फ्लेक, ठीक है, फ्लेक वर्ग के अंदर रखा गया प्रस्तर उपकरणों को, ठीक है। अब इसके बाद अगला है, हटवाल घोड़ा शैलचित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुए, और ठडुंगा शैलचित्र उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुए। तो अपने आप में ये शैल चित्र हैं, ठीक है। शैल चित्र मतलब तो पत्थरों पर बने हुए, ठीक है, चट्टानों पर बने हुए। तो अगर हटवाल घोड़ा शैल चित्र की बात की जाए, तो यह हटवाल यानी कि अल्मोड़ा से, ठीक है, ये प्राप्त हुए हैं। और जो ठडुंगा शैल चित्र है, काफ़ी नया आपको भाषा दिख रही होगी, नया यहाँ पर जो शब्द है तो वो देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इन्हीं शब्दों को आपने देखना है अधिक से अधिक, और इनको अपने माइंड में ऐड कर देना अधिक से अधिक, ठीक है। तो ठडुंगा शैलचित्र उत्तरकाशी, ठीक है। ये आपको एक बात बता दूं, जैसे कि अगर जैसे कि और भी चीज़ें हैं उत्तरकाशी से रिलेटेड, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे हुडली, ठीक है, हुडली का संबंध भी आपको कहीं ना कहीं उत्तरकाशी से उसका रह जाता है। तो ये सब पुरातत्व से रिलेटेड चीज़ें हैं, काफ़ी नई चीज़ें। अब है, द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैलचित्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो वे मुनियों के ढाई पर्वत प्राचीन कालीन शैलचित्र के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? द्वाराहाट से प्राप्त हुए। यही तो चीज़ें हैं, उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है और जो ये पुरातत्व के द्वारा ये हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी मेन है। जैसे हमने देखा अल्मोड़ा का संबंध हटवाल से है, और वहीं उत्तरकाशी का देख लिया, ठडुंगा हमने देखा उससे संबंधित। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं भाई ये जो शैलचित्र देख लिए, इसके बाद हमने
जो मुनियों के ढाई पर्वत प्राचीन कालीन शैल चित्र के अवशेष ये द्वाराहाट से यानी कि अल्मोड़ा जिला, ठीक है, लेकिन प्रॉपर द्वाराहाट से। इसके बाद है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है कि भाई उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक, ठीक है, तो किसे माना जाता है? हेनवुड को। एक कहीं ना कहीं आपकी यूके SSC के एग्जाम में आपको देखने को मिला है, जितनी पूर्व में परीक्षाएं हो चुकी हैं, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने 1856 ईस्वी को देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज की है। तो कब की? 1856 में। और कहाँ से? देवीधुरा से, ठीक है। तो देवीधुरा का संबंध आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए। और इनको उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है हेनवुड को। और 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज की। इसके बाद अगला है हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण व मृद भांड की खोज 1951 ईस्वी में हुई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो बहादुराबाद आपको याद रखना है, कहाँ पर है? हरिद्वार। और यहाँ से ताम्र उपकरण व मृद भांड, ठीक है, की खोज 1951, ये भी आपको याद रखना है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। ताम्र उपकरण पहले तो एवं मृद भांड बहादुराबाद से, ठीक है। इसके बाद अगला 1953 ईस्वी को यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादुराबाद से पाषाण उपकरणों एवं मृद भांडों की खोज की थी। तो यज्ञदत्त शर्मा का संबंध है हरिद्वार के बहादुराबाद से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पाषाण उपकरणों एवं मृद भांडों की खोज की है 1953 में। तो यज्ञदत्त शर्मा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भाई देखिए, यशोधर मठपाल जी काफ़ी उत्तराखंड पुरातत्व को आगे बढ़ाने की दृष्टि से यहाँ पर इनका अच्छा खासा इम्पोर्टेंसी है। और इसीलिए इनका एक इम्पोर्टेंसी और है रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए रामगंगा घाटी के नौला ग्राम, रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स यानी कि ओखली, ठीक है, जो ओखली होती है ना पहाड़ों में, देखी होगी आप लोगों ने, सभी उत्तराखंड से हैं तो कुमाऊं और गढ़वाल से, तो ये ओखली शब्द से आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग इसको जानते होंगे। तो कप मार्क्स उनको बोला जाता है। तो रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स यानी कि ओखली की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यशोधर मठपाल के बारे में अभी तक तीन चीज़ें देख चुके हैं। एक तो उत्तराखंड पुरातत्व को की दिशा को उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, इनका है और सहयोग है। और रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज के लिए भी इनको जाना जा रहा है। और इसके बाद रामगंगा घाटी के ही नौला ग्राम में ओखली की खोज के लिए भी यशोधर मठपाल का अहम भूमिका इनकी है। इसके बाद है मेहरू उड़ियार, रामगंगा घाटी में है। तो ये भी आपने याद रखना है। बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिल गई है, ठीक है। मेहरू उड़ियार एक हिसाब से ये गुफा है, ठीक है, मेहरू। तो ये कहाँ पर? रामगंगा घाटी में ही अवस्थित है। देन इसके बाद आगे चलते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य HNBGU यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है के पुरातत्व विभाग को श्रीनगर के थापली व उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। तो चित्रित मतलब कि चित्र वाले है ना, चित्रित, ठीक है। तो इसके चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य HNBGU के पुरातत्व विभाग, जो उनका पुरातत्व विभाग है, इसको श्रीनगर के थापली व उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ये एक काफ़ी की पॉइंट है भाई, ठीक है, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ है। भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। मतलब कि ये कंपलसरी टाइप का जो कथन है ये है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज ये दे दिया जाएगा निम्न में से क्या शामिल है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, कुमाऊं बीवी ने रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 ईस्वी को MP जोशी व TS नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास जो धनखल गांव है, तो ये लोकेशन याद रख लें भाई। धनखल गांव निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा जिला है और रानीखेत के पास में है। तो धनखल गांव में 1998 ईस्वी में
MP जोशी व DS नेगी, दोनों ने मिलकर इनके संरक्षण में उत्खनन करवाया गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वन लाइनर में आपको देखने को मिल रहा है सीधा सीधा। तो उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन वो जो उपकरण है वह लौह फलक। नेक्स्ट, 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 ईस्वी को हुई और मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से था, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। मंगोली शैलचित्र आपने देखा होगा कि नैनीताल में ही एक मंगोली नाम की जगह है, आपने देखा होगा शायद। ठीक है, अगर ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को जो नैनीताल से संबंध रखता है तो उसको ज़रूर पता होगा। तो इसीलिए मंगोली शैलचित्र का संबंध भी वहीं से है कहीं ना कहीं। तो लिंक चीज़ें अपने आप में लिंक करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो 5 इसमें नई चीज़ है कि 5 ताम्र मानव आकृति खोज नैनीताल में 1999 को हुई है। बाकी मंगोली शैलचित्र के बारे में सीधा सीधा नैनीताल से इसका लिंक है। नेक्स्ट है 1986 में अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र उपकरण की खोज हुई है। नेक्स्ट, मोरध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में M मरखम द्वारा किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाइन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको यही लाइन सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न में आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाएंगी इस तरह की चीज़ें। मोरध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में M मरखम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 1919-20 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था। दयाराम साहनी के बारे में अच्छे से परिचित होंगे, पुरातत्वविद हैं। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर मंदिरों का अध्ययन किया था 1919 और 20 में। तो 1919-20 में भी आपको एक चीज़ बता दें तो क्या यहाँ पर भारत में क्या चल रहा था इस बीच। ठीक है, असहयोग आंदोलन वाली चीज़ें चल रही थी आई थिंक। ठीक है, तो और भी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और उत्तराखंड में ये चल रहा था। जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा संस्कृति की खोज भी की थी, तो हड़प्पा से इनका कहीं ना कहीं सीधा सीधा लिंक है। तो 2 लोग थे। ठीक है, तो कमेंट में बताना दूसरे कौन है। जयराम साहनी एक तो हैं और एक दूसरे कौन है, आप लोग कमेंट जरूर है। नेक्स्ट है 14 नृत्यों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कसार देवी किस पहाड़ी पर अवस्थित है और 14 नृत्यों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा यानी कि यहाँ से प्राप्त है। नेक्स्ट है महास्म संस्कृति। अब देखिए, महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई। यहाँ से लगभग 200 कपमार्क्स 12 समांतर पंक्तियों में खुदे मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से लगभग 200 कपमार्क्स यानी कि ओखली है ना, इस प्रकार की होती है गोल गोल, तो ये एक समांतर क्रम में आपको देखने को मिली है 200 लगभग। ठीक है, पैरेलल क्रम में इस प्रकार से मिली होंगी आई थिंक। ठीक है, तो ये चीज़ महास्म संस्कृति ये द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर। तो चंद्रेश्वर मंदिर का संबंध कहाँ से है और कहाँ पर है लोकेशन इसकी, द्वाराहाट में। ये भी यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में रिवेट कार्नक द्वारा की गई थी। तो महास्म संस्कृति की आकृति की खोज 1877 ईस्वी में रिवेट कार्नक द्वारा की खोज हुई थी। अब नेक्स्ट, कपमार्क्स का संबंध महास्म संस्कृति से ही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आएगा निम्न में से जो कपमार्क्स हैं उनका संबंध किस संस्कृति से है, तो उनका संबंध महास्म संस्कृति से है, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख कार्नक ने किया था। तो कार्नक ने, आपको पता ही है, मैंने अभी बताया था महास्म संस्कृति का संबंध कार्नक से ही है और इनका सर्वप्रथम उल्लेख यानी कि महास्म संस्कृति का सर्वप्रथम उल्लेख भी कौन करेंगे, कार्नक ही करेंगे। नेक्स्ट है MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महास्मकालीन कपमार्क्स को 7 भागों में विभाजित किया गया। टॉक एवं मूल्य जनजाति को महास्मकालीन बताया गया था। ठीक है, तो ये जो 2 अपने आप में जनजातियां हैं, तो इनको एक तो टॉक है और एक मूल्य है। ठीक है, तो इसको महास्मकालीन बताया है। किसने बताया है, MP जोशी ने। ठीक है, तो एक कुमाऊं से जो प्राप्त हुई थी 7 भागों में इनको विभाजित किया है MP जोशी के द्वारा। नेक्स्ट है पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम
नौलाग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 73 कपमार्क्स खोजे थे। ठीक है, तो ये किसने खोजे थे आएगा कि नौलाग्राम से यहाँ पर कपमार्क्स की खोजकर्ता कौन थे पश्चिमी रामगंगा घाटी से, तो ये यशोधर मठपाल। नेक्स्ट, देवी दूरस में कपमार्क्स की खोज डॉक्टर MP जोशी ने की है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नयार में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कपमार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत कटोच ने की है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि ये गढ़वाल वाली बात हो रही है अपने आप में। गोपेश्वर के समीप जो मंडल तथा पश्चिमी नयार घाटी में, ठीक है, तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर जो कपमार्क्स की खोज करता है यशवंत कटोच जी है। ठीक है, नेक्स्ट है शिष्ट महास्म संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जो इसमें जो महास्म संस्कृति की अगर हम बात करें तो इसमें जो शिष्ट महास्म संस्कृति है इसमें पत्थर से बनी संरचना थी। तो पत्थर से यानी कि पाषाण से संबंधित जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस रूप में प्रयुक्त होती थी, तो मकबरों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने अखल आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कपमार्क्स कहे जाते हैं, जैसे कि ओखली, मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले। तो विशाल शिलाखंडों वाले चट्टानों पर ये बने होते थे और इस पर अखल आकार के उथले गोल। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आज का जो अगला इसका नेक्स्ट है उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने पुरातत्व प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा पुरातत्व विभाग के अंतर्गत। इसके बाद हमने उत्तराखंड का जो पुरा प्रजाति है उसके बारे में देख लेंगे। कोल प्रजाति पहला है। अब इस पर इंपॉर्टेंट है, कोल प्रजाति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड पूर्वी की परीक्षाओं में चाहे UKSSC UKPSC आपने देखने को आपने मिले होंगे बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित, एक ना एक प्रश्न हमेशा बना हुआ है। तो पहला है उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल मानी जाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम प्रजाति जो आई थी कोल। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप व भद्दे थे। नेक्स्ट है पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या शबर नाम से मिलता है। तो फिर पूछ लिया जाएगा जो साहित्यिक ग्रंथों में जो कोल प्रजाति है इसका वर्णन किस नाम से मिलता है, तो मुंड या शबर, यानी कि कोल मुंड शबर ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि जो मुंड या शबर जो नाम मिलता है पूरा साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है कोल प्रजाति के बारे में, यानी कि मुंड शबर इसका लिंग ये तीनों एक ही है। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोल प्रजाति के बारे में स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि कोल प्रजाति निम्न में से किसकी पूजा ये लोग करते थे, तो नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है। इस प्रथा में भूटांतिक प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ये कुमार कुमारी प्रथा ये निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है, स्टेटमेंट वाइज पूछा जाएगा। तो कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। तो इसका मतलब आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर गोरखाओं का जो शासन मिलता है ना, उसका भी संबंध उत्तराखंड में बहुत अच्छा देखने को मिला है। तो नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। इसका मतलब जो एक हिसाब से अगर स्रोत कहें हम, तो यहाँ पर भी इसके स्रोत मतलब कि अगर सोर्स गए इसके नेपाल में भी मिल रहे हैं। कोलीय गणतंत्र यहाँ पर इनकी जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो नेपाल में। नेक्स्ट है शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो भाई भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति निम्न में से मुंड या इनको जो माना है, किन्होंने माना है, तो शिव प्रसाद डबराल जी। नेक्स्ट है अब है कोल के बाद हमने देखना है किरात प्रजाति। तो देखिए किरात प्रजाति में फर्स्ट पॉइंट है कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। तो ये जो प्राचीन जो प्रजातियां हैं पूरा प्रजाति जो है इनमें सबसे पहले हमें कोल देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंडली हमें सेकंड पॉइंट पे मिलता है वो है दूसरी प्रजाति किरात प्रजाति। ठीक है, इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किन्नर या कीर नाम से कौन सी प्रजाति जानी जाती है। नेक्स्ट है स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है और इनकी भाषा या बोली मुंडा एवं इनका मुख्य खाद्य सत्तू था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, इसीलिए स्टेटमेंट वाइज में या फिर कैसे ना कैसे करके प्रश्न बन जाएगा इसमें। तो स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है,
भिल्ल कहा गया है। तो भिल्ल का संबंध कहीं ना कहीं किरात से है, ठीक है। तो चीज़ें अलग अलग तरीके से आपको याद रखनी है, ठीक है। इनकी भाषा अगर पूछी जाए तो क्या है, इनकी भाषा यहाँ बोली मुंडा है एवं इनका मुख्य खाद्य सत्तू था। नेक्स्ट, किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति थी। तो किरात किस प्रकार की थी, मतलब कि भ्रमणकारी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, पशुपालक ये थे, पशु वगैरह पालते थे, और आखेटक जाति थी, ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। तो ऐसा महाभारत के वन पर्व में ये सब कुछ उल्लिखित है, तो ठीक है। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से इन्होंने युद्ध किया है, ये वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ, जिसे शिवप्रयाग भी कहा जाता है। तो शिवप्रयाग को लेकर काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये विल्लव केदार नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ है किरातों का अर्जुन के साथ, तो ये कहाँ पर हुआ है, विल्लव केदार नामक स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट की कादंबरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि ये करता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ पर मिलता है इनका जो किरातों के निवास की पुष्टि, ठीक है। तो बाणभट्ट की कादंबरी में। नेक्स्ट है, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिला है, ठीक है। ये सब स्रोत हैं जहाँ पर जानकारी मिलती है। वर्तमान में अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं। तो फाइनली अभी अगर पूछ लिया जाएगा कि जो किरातों के अभी वर्तमान में जो वंशज हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर रहते हैं, तो अस्कोट व डीडीहाट में, ठीक है, यानी कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, जॉर्ज गियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो वहीं जो अगर जॉर्ज गियर्सन का जो मानना है, ये हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति किसको मान रहा है, किरातों को। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये कंटेंट, उत्तराखंड जीएस की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कितना आपके लिए यूज़फुल है और कितना हमने मतलब कि इस वीडियो को, इस कंटेंट को, इस सीरीज़ को हमने आगे कंटिन्यू रखना है, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट में जो इसकी जो नेक्स्ट जो प्रजातियां हैं आगे, खस प्रजाति, ये आगे को हम लोग बढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा कंटेंट कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।